नेपाल के सेनाध्यक्ष देश को संबोधित करने वाले हैं। अब कुछ देर बाद वो देश को संबोधित करेंगे, यानी नेपाल को संबोधित करेंगे। और वो क्या बात कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि आज दिन में भी उन्होंने ये कहा था कि हम तब तक टेक ओवर नहीं करेंगे जब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा ना दे दें। ये उनका संदेश केपी ओली को था। केपी ओली ने इस्तीफा दिया है, तब सेना ने हालात संभाले हैं और अब वो थोड़ी देर बाद देश को संबोधित करेंगे। तो नेपाल में एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता का दौर है। मैंने आपको बताया कि पिछले 17 सालों में जब से राजशाही खत्म हुई है, कैसे बार बार सरकारें बदली हैं। अब इस बार सेना अध्यक्ष क्या ऐलान करते हैं जरा देखना होगा। ये भीड़ देखिए, ये वो युवा हैं जो कल से सड़कों पर उतरे और इन्होंने सरकार को अपदस्थ करा दिया है। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति भी चले गए हैं। अब नेपाल में सत्ता किसके हाथों में होगी ये फैसला होना है। अभी तो सेना के हाथों में है और सेना अध्यक्ष थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। एक बार वैभव जी मैं आपसे पूछूं, जो एक बड़ा कैलकुलेटिवली जिस तरह से हम कह रहे हैं, पहले काठमांडू में प्रदर्शन शुरू हुआ, फिर अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हुआ, उसके बाद यह भी कहा गया कि देखिए इस प्रदर्शन में बहुत से हिंसक एलिमेंट्स भी आ गए हैं, तो आप प्रदर्शन को यहीं रोकिए। लेकिन ये प्रदर्शन लगातार चलता रहा और आज आप देखिए जिस तरह से ये एक पूर्व पीएम की पत्नी को मार डालते हैं जिंदा जलाकर, एक पूर्व पीएम को अधमरा कर देते हैं लहूलुहान। ये सिर्फ देश के युवा हैं, इस बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है वैभव। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी आंदोलन होता है तो उस आंदोलन में कुछ इस तरह के जो शरारती तत्व होते हैं वो घुसते हैं, वो उसका फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। आप अभी जो आप बात कर रही थी, देखिए भारत में भी ये करने का प्रयास किया गया था जब लाल किले पर चढ़ करके भारत का झंडा उतार लिया गया था। और उस दिन भी अगर आपको याद हो तो पुलिस वालों को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था और उसके वीडियोज जो है वो आपके चैनल ने चलाए भी थे कि किस तरह से पुलिस वाले मार खा रहे थे। उस समय भी जो योजना थी जो डीप स्टेट की, अमेरिकन डीप स्टेट की, वो ये थी कि किसी भी तरीके से सरकार जो है वो गोली चला दे और कुछ लाशें गिर जाएं। क्योंकि और उसके पीछे का जो मंतव्य था वो मंतव्य भी यही था पुलिस वालों को मारने के लिए कि अगर हम इनको मारेंगे तो आत्मरक्षा में अगर ये गोली चलाएंगे तो लाशें गिरेंगी, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है, और फिर उन लाशों को लेकर के हम लाल किले से सीधा संसद भवन की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन सरकार ने उस समय, भारत की सरकार ने सूझबूझ दिखाई और उन्होंने पुलिस वालों के हाथ में जो उनका ऑलरेडी जो इशूड वेपन होता है वो तक नहीं दिया, सिर्फ डंडे देकर भेजा था, जिसको लेकर के बहुत सारे जो भारत में भी बहुत सारे लोग थे उसका विरोध कर रहे थे कि भाई आपने पुलिस वालों को डंडा देकर क्यों भेजा। उस दिन दिल्ली पुलिस से किसी भी अधिकारी के हाथ में, किसी भी पुलिस वाले कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के हाथ में बंदूक नहीं थी, सिर्फ लाठी और डंडे थे। तो उसका कारण यह था कि भारत की सरकार को यह पता था कि कहीं ना कहीं ये खेल कहां से और किस तरीके से चलाया जा रहा है, तो भारत सरकार ने उसे सूझबूझ दिखाई। लेकिन नेपाल में गलती क्या हुई, नेपाल में और बांग्लादेश दोनों जगह जो गलती हुई है वो ये हुई कि आपने उसके ऊपर वो फायर खोल दिया। अच्छा, जब भी कोई भीड़ किसी भी पुलिस वाले के ऊपर, किसी भी फौजी के ऊपर जब हावी होती है तो वो प्रेशर क्रिएट होता है, तो जवाब में जो है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट जो होता है वो अपनी रक्षा के लिए गोली चलाता है कि भाई अपनी जान बचाओ, जो कि कानूनन उसका अधिकार भी है, वो चला सकता है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसको देखें तो उसका जो नुकसान होता है वो बहुत दूरगामी होता है और फिर उसका नतीजा जो है जो नेपाल में और बांग्लादेश में होगा इस तरह से निकलता है। दूसरी बात, अभी जो बात चल रही थी आर्मी चीफ की नेपाल के, देखिए नेपाल के आर्मी चीफ को भी पीएम ओली ने कहा था कि भाई आप आकर के इस परिस्थिति को संभालिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि आर्मी के पास जो सबसे छोटा इशूड वेपन जो जवान के हाथ में होता है वो असॉल्ट राइफल होती है, चाहे वो AK-47 हो या कोई और हो। तो अगर उसके ऊपर इस तरह से प्रेशर क्रिएट होगा तो हम अपने लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, इसलिए आर्मी ने वहां पे साफ मना कर दिया। और तीसरी बात, बालेन शाह की जो आपने बात की है, देखिए बालेन शाह को अगर डिमांड किया जा रहा है प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो देखिए ये बहुत ऐतिहासिक होगा, क्योंकि बालेन शाह खुद एक मधेशी हैं और मधेशी वर्सेस नेपाल, जो पहाड़ी वहां पे नेपाल की जो राजनीति है वो आपको, हमको सबको पता है, हमेशा मधेशी ये कंप्लेन करते रहे कि उनको साइडलाइन किया गया है, उनको उनके अधिकार नहीं दिए गए हैं। और अगर आज नेपाल में ये मांग उठती है कि एक मधेशी को प्रधानमंत्री पद के लिए अगर वो नॉमिनेट कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। आप देखिए जो इस तरह की हिंसा हुई कि प्रधानमंत्री की पत्नी को जलाया गया या डीएसपी को मारा गया, ये सारी की सारी चीजें कंडेमनेबल है। इस तरह की हिंसा को और इस बर्बरता को समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। और भारत में तो देखिए मैं आपको बता दूं 2024 का जो इलेक्शन था और जो भारत में शाहीन बाग से जो प्रपंच शुरू हुआ है, उसके बाद किसान आंदोलन, उसके बाद अलग अलग ये सारे के सारे प्रपंच किए ही इसीलिए गए कि भारत में भी इस तरह का हो। लेकिन हमको भारत की सरकार और जो हमारी एजेंसियां हैं
उनको धन्यवाद करना चाहिए कि वो इन जो इस तरह की जो साजिशें हैं उनको समझते हैं और उसके हिसाब से जो है वो अपने कदम उठाते हैं। वरना जो आप आज नेपाल और बांग्लादेश में देख रहे हैं उससे कहीं बुरी हालत भारत में हो। और दुर्भाग्य ये है कि भारत में जो अपोजिशन के लीडर हैं वो खुद अराजकतावादी हैं। तो अगर आपके यहाँ ऑपोजिशन लीडर से अराजकतावादी हो जाए और इस तरह के आंदोलन में, आपको पता है ना कि किसान आंदोलन में कौन पिज्जा खिला रहा था, कौन उनको सपोर्ट कर रहा था, कौन मसाजी कुर्सियां लगवा रहा था, कौन शाहीन बाग में जो है बिरयानियां पहुंचा रहा था। जो तस्वीरें आज आई, एक तस्वीर जो आई है जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों की पिस्टल्स, उनकी गन्स लूट ली और उसके बाद उनको लहरा रहे हैं। अब ये बड़ी चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। हमने इसी तरह की तस्वीरें, जीडी बख्शी सर को स्क्रीन पे ले लीजिए जरा, हमने इसी तरह की तस्वीरें बांग्लादेश में देखी थी। अब जिस तरह से सरकार ने होल्ड गवा दिया इस यहाँ पर प्रदर्शनकारियों पर भी और लोगों पर, ये कैसे होता है सर? आप जरा हमारे लोगों को बताइए, क्योंकि जनता का ये आक्रोश है या फिर इनके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो इन्हें आगे करती है? क्योंकि एकदम से अलग अलग शहरों में इस तरह की हिंसा फूट पड़े और वो ऐसी हो कि वो संसद भवन भी जला दे, पीएम आवास भी जला दे। मैं बार बार कह रही हूं, चीन का यहां निवेश है, लेकिन अगर यहां पर सरकार अस्थिर होती है तो फायदा किसको होगा सर? देखिए, मैं बताना चाहता हूं ना कि अगर आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, एक करप्शन रिडन सरकार हो जिससे लोग परेशान हो गए हों, व्यापक गुस्सा है, तो उसको फिर बाहर की एजेंसियां पूरा इस्तेमाल करती हैं, ठीक है? और फिर आप उसको रोक नहीं सकते। फिर हम रोते रहे, हाथ मलते रहे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, 2 दिन में कैसे हुआ। 2 दिन में नहीं हुआ साहब, पिछले 10 सालों से चला आ रहा है, 15 साल हो गए तकरीबन। एक ऐसा सिस्टम आपने क्रिएट कर दिया जहां डेमोक्रेसी काम करती है जब ऑपोजिशन होती है, ठीक है, प्रेस होती है, जुडिशरी होती है। कह रहे हैं जुडिशरी पैसे खा रही है, पॉलिटिशियंस पैसे खा रहे हैं, ऑपोजिशन कोएलिशन बना के बैठ गई है, ऑपोजिशन है ही नहीं। हालांकि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट मिले थे, फिर भी कम्युनिस्टों को आगे किया। क्यों किया साहब? हाँ। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जो एक्सप्लॉइट हो सकती है, हमको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? भारतवर्ष की सरकार संवेदनशील सरकार है। भारतवर्ष की सरकार अपने लोगों के लिए खूब मेहनत कर रही है, खूब काम कर रही है। हमारी जो इकोनॉमी है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो 3rd लार्जेस्ट बनने जा रही है, 4th लार्जेस्ट पे आ गई। कहाँ 16वीं थी, 10वीं पे आई और फिर आज जो है 4थी पे है और 3री की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल, हम अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, भारत अग्रसर हो रहा है। लोगों के लिए सरकार संवेदनशील है, ठीक है? ये तब प्रॉब्लम आती है जबकि ओली और उसके सारे चट्टे कत्थे चोरी डकैती पे आ जाएं, पैसे कमाने पे आ जाएं, ठीक है? जैसे हमारी पहले की कुछ सरकारें थी, ठीक है? और वहां भी उस वक्त भी बड़ी करप्शन थी, बोफोर कांड, ये कांड, वो कांड, हर दूसरे दिन कांड होता रहता था। कोई कांड आपने देखा है अभी? कोई कांड शांड कुछ नहीं हुआ। तो हमको ज्यादा घबरा जाने की जरूरत नहीं है कि साहब वो हर जगह कर सकते हैं। वो करेंगे जहां पे मौका दिया जाता है, जहां पे हम तब से क्या कहते हैं, आगाह कर रहे थे कि साहब थोड़ा जरा यहाँ देख लीजिए, ठीक, यहाँ पे बहुत जो है बेइंसाफी। सर मैं एक बार, जैसे आपने कहा, आप जैसा बता रहे हैं, यहाँ पर भारत की एक सीमा भी लगती है। मैं एक बार जरा जल्दी से एक बार अनंत जी आपसे पूछ रही हूँ, क्या भारत के लिए कोई चिंता की बात है? जैसा जीडी बख्शी सर भी कह रहे हैं, इंडो नेपाल सीमा बंद कर दी गई है, नेपाल में बवाल को देखते हुए फैसला लिया गया है। ये पूरा जो एक एरिया है, ये इलाका है, ये इस वक्त संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि नेपाल से बॉर्डर लगा है। अनंत जी, देखिए, चिंता की बात मतलब गंभीर चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो दूसरे पड़ोसी को चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो आग बुझाने का प्रयास करता है और आग बुझाने के प्रयास में कई बार हाथ धोम होते हैं। हाँ। लेकिन जिस प्रकार से भारत सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बहराइच के बॉर्डर को, रक्सौल के बॉर्डर को, इन सब पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, मुझे लगता है कि भारत को बहुत अधिक चिंता की बात नहीं है। लेकिन भारत का भावनात्मक संबंध रहा है नेपाल के साथ और इस भावनात्मक संबंध के नाते भारत के लोगों को तकलीफ अवश्य है कि